गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। वीडियो ऑन नहीं है किसी का भी? वीडियो ऑन कर लो जल्दी से, जल्दी से ऑन कर लो। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? हम्म। देखो, लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिया था, ठीक है? टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिया था, है ना? सबको याद है ना टाइप्स ऑफ फोर्स? फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है? उसके बाद फिर हमने वेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने नॉर्मल स्टार्ट किया था, ठीक है? नॉर्मल क्या होता है? It is a type of contact force. It is a component of contact force which is perpendicular to the surface of contact. समझ में आया? जब भी दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होता है तो उनकी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, जैसे दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हमने नाम दे दिया एक नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, सो इट इज ए फोर्स। समझ में आया? जो कि सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मान लो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, तो ये वाली बॉडी इस पर ऐसे लगा रही होगी और नीचे वाली बॉडी इस पर ऊपर लगा रही होगी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। ऐसे ये इस पे ऐसे लगा रहा है और ये इस पे ऐसे लगा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल फोर्स। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आगे। समझ में आया? अभी बस ध्यान रखो नॉर्मल फोर्स क्या होता है। एंड नॉर्मल फोर्स से हमें क्या पता लगता है? इट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली द सरफेस आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। जैसे मैं दो सरफेस को टाइटली प्रेस कर रहा हूं तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। तो अगर नॉर्मल ज्यादा है तो इससे आपको पता लगेगा कि दोनों सरफेस एक दूसरे को टाइटली प्रेस किए हुए। अगर मैं जस्ट एक दूसरे के पास में इनको जस्ट रखा हुआ है, जैसे मेरे पास में कोई एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं उसके जस्ट हल्का सा पास में टच हूं, बस कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? बट अगर मैं उसको ऐसे पुश करूंगा, ऐसे थोड़ा सा धक्का लगाऊंगा, तो फिर नॉर्मल आएगा। तो जितना ज्यादा मैं पुश करूंगा, जितना ज्यादा प्रेस करूंगा, उतना ज्यादा नॉर्मल आएगा। समझ में आया? इफ नॉर्मल इज जीरो मीन्स देयर इज नो कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉर्मल जीरो का मतलब क्या है? देयर इज नो कॉन्टेक्ट फोर्स। तो दो बॉडी कॉन्टेक्ट में तो है इस तरह से, बट अभी एक दूसरे को कोई फोर्स नहीं लगा रही, चुपचाप रखे हुए, तो इन दोनों के बीच में जो यहां पर जो नॉर्मल है वो जीरो आएगा। समझ में आया? बट कोई अगर इधर से इसको पुश करे तो उस केस में ये फर्स्ट बॉडी सेकंड वाली बॉडी को भी पुश करेगी, ठीक है? यजुर तुम ऑलरेडी हो क्या क्लास में? यजुर की एक और रिक्वेस्ट आई है, तुम हो क्या ऑलरेडी? ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल जीरो नहीं होगा। जब हम इस बॉडी को, फर्स्ट बॉडी को पुश करेंगे तो फर्स्ट सेकंड बॉडी को पुश करेगा, तो पुश करने के लिए जो फोर्स लगाएगा वो परपेंडिकुलर लगाएगा सरफेस के, उस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है? देन उसके बाद फिर हमने फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने आपको बताया था व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। कि जैसे मान लो एक एम मास की बॉडी, ठीक है? मैंने बोला मेक फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में बोलूंगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम मास, एम किलोग्राम बॉडी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितने भी बॉडी पर फोर्स लगते हैं उनको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं, उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया? सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम मास ऑफ बॉडी, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब पे लगता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है? तो mg फोर्स तो सब पे लग रहा है। समझ में आया? ये कहां पर लग रहा है? ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स है, ठीक है? अब ये बॉडी ये ग्राउंड पर रेस्ट पर है, मतलब कोई तो इसको फोर्स ने बैलेंस किया होगा। वो फोर्स कौन लगा रहा है? ग्राउंड की सरफेस, ऐसे ऊपर नॉर्मल। अब ये रेस्ट पर है, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगा।
कोई भी बॉडी रेस्ट पर होती है तो उस पर फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। सो एन इक्वल टू क्या होगा, एम जी। तो दिस इज ए फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया? सो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या शो करते हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स। समझ में आया? सो फ्री बॉडी डायग्राम की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी ना, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बारे में लिखवा दिया था। अब हम कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था। ये एक ब्लॉक है M2, ये दूसरा ब्लॉक है M1। ड्रॉ FBD, क्वेश्चन है ड्रॉ FBD। FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। कौन कौन सी बनानी, फर्स्ट M1 की बनानी, सेकंड M2 की बनानी, थर्ड M1 एंड M2 दोनों की बनानी एक साथ, ठीक है। अब ये गैलेक्सी के नाम से कोई आया है उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, सब अपने नाम से आया करो, ठीक है। फोर्थ ग्राउंड की बनानी। इन सबकी फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। समझ में आया? इन सबका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताऊंगा। चलो देखो, देखो एक एक करके जो भी क्वेश्चन पूछा है सबकी एफबीडी हम बनाते हैं। सब ध्यान से देखो इधर। देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, एफबीडी बनाना सबको आना चाहिए। फिर इसका यूज क्या होगा वो हमें बाद में पता लगेगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट M1 की मैं एफबीडी बनाता हूं। तो जिस भी ब्लॉक की या जिस भी बॉडी की हम एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, उसको अलग कर दो, सेपरेट कर दो। M1 को मैंने अलग कर दिया। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये हमें शो करना है, ठीक है। तो एक तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स M1G, मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg। तो इसका मास है M1, तो M1G लग रहा होगा। अब ये मुझे बताओ, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या रेस्ट पर है। तो इसको किसी और फोर्स ने रेस्ट मतलब बैलेंस किया हुआ है इस फोर्स को। वो फोर्स कौन सा है, वो नॉर्मल है। वो कौन लगा रहा है, नॉर्मल कौन लगा रहा है, ये M2 लगा रहा है। तो ये मान लो ये नॉर्मल लगा रहा है N, है ना। किस पर लगा रहे हैं, M1 पर। किसने लगाया, M2 ने। कैसे लगाया, ऊपर की तरफ। कैसे, सरफेस के कैसे लगाया, परपेंडिकुलर। देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगाया, ये एंगल 90 डिग्री होता है। समझ में आया? नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे लगता है सरफेस के, ठीक है। सो ये देख के हर कोई बता सकता है कि नॉर्मल होगा M1G के इक्वल। नॉर्मल होगा M1G के इक्वल। समझ में आ गया सबको समझ में? अब सेकंड देखो, M2 ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं।
M2 ब्लॉक की एफबीडी। एक फोर्स तो M2G नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स तो सब पे लगता है, ठीक है। अभी रुको सब, मैं देख रहा हूं तुम सब लिख रहे हो, पहले पूरा देखो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी पूरा समझो इसको। M2G नीचे लग रहा है ना, ये ब्लॉक रेस्ट पर है या फिर चल रहा है? रेस्ट पर है ना। अब मुझे बताओ इसके कितने नॉर्मल लग रहे होंगे, कितने कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर? दो। एक तो ये दोनों तरफ से कोई ना कोई इसके ऊपर है, नीचे से ग्राउंड लगा रहा है और ऊपर से M1 लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं ना कॉन्टेक्ट फोर्स। नीचे से तो ग्राउंड लगा रहा है, ग्राउंड मान लो लगा रहा है एन डैश, और ऊपर से M1 लगा रहा होगा, लगा रहा होगा या नहीं लगा रहा होगा? ऊपर से जो M1 लगा रहा होगा वो इस N के बराबर ही लगा रहा होगा। समझ में आया? क्योंकि दो बॉडीज के बीच में नॉर्मल इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये हम न्यूटन थर्ड लॉ में भी पढ़ेंगे, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। सो अगर M2 M1 पे नॉर्मल लगा रहा है तो M1 भी M2 पे नॉर्मल लगाएगा और इक्वल लगाएगा। समझ में आया? तो ये N। अब मुझे बताओ, ये तो रेस्ट पर है ना, ये ब्लॉक तो रेस्ट पर है, ये दो कॉन्टेक्ट फोर्स सबको समझ में आ गए, N डैश ऊपर N नीचे, ये लगाया, ये किसने लगाया? ग्राउंड ने। ये किसने लगाया? M1 ने। समझ में आया? इसके ऊपर M1 लगा रहा है, नीचे से ग्राउंड लगा रहा है, ठीक है। अब देखो ये किसने लगाया था? M2 ने। हाँ, अब ये रेस्ट पर है तो टोटल अपवर्ड फोर्स मतलब सारे फोर्स बैलेंस होंगे, तो अपवर्ड कौन कौन सा लग रहा है? N डैश ही लग रहा है। नीचे कौन सा लग रहा है? M2G प्लस N, ये वाला N। M2G और N दोनों नीचे लग रहे हैं, N डैश ऊपर लग रहा है। N की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? M2G प्लस M1G, ठीक है। M2G प्लस M1G, समझ में आ गया? N डैश की वैल्यू आ गई, यहां वाले ग्राउंड पर जो नॉर्मल लग रहा है उसकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? म्यूट हो जाओ, किसी की साउंड आ रही है पीछे से। M1G प्लस M2G, ठीक है। साहिल म्यूट हो जाओ। ये नॉर्मल समझ में आया? अब देखो नॉर्मल M1G प्लस M2G का मीनिंग समझ में आना चाहिए तुम्हें, कि ग्राउंड पर जो नॉर्मल है वो N डैश है, जो ग्राउंड इस पे लगा रहा है और ये ग्राउंड पर लगा रहा होगा, वो कितना आ रहा है? M1G प्लस M2G। मतलब क्योंकि ग्राउंड के ऊपर तो दोनों ब्लॉक, दोनों का वेट लग रहा होगा ना, M1 का भी और M2G, इसलिए ग्राउंड पर नॉर्मल ज्यादा आ रहा है। देखो यहां पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल कम आ रहा है, M1 M2 के बीच में नॉर्मल M1G आ रहा है। समझ में आया? क्योंकि यहां पर ओनली M1 का वेट आ रहा है, बट ग्राउंड पर ज्यादा नॉर्मल आ रहा है, ज्यादा नॉर्मल मतलब ज्यादा फोर्स है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्राउंड पर तो दोनों का वेट लग रहा है, तो यहां पर नॉर्मल बढ़ जाएगा। मान लो मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक और रख देता हूं तो ग्राउंड पे नॉर्मल और बढ़ जाएगा, जितना आप वेट बढ़ाते जाओगे नॉर्मल बढ़ता जाएगा, ठीक है। समझ में आया? सर डाउट है। हाँ बोलो। जो M1 पर नॉर्मल लग रहा है, हाँ, वो ग्राउंड लगा रहा है या M2 लगा रहा M1 पे जो लग रहा है वो M2 लगा रहा है, जो कॉन्टेक्ट में होता है वही लगाता है। M1 ग्राउंड के साथ थोड़ा ना कॉन्टेक्ट में, M1 किसके साथ कॉन्टेक्ट में? M2। तो जिससे नॉर्मल इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, जो कॉन्टेक्ट करेगा वही लगाएगा, कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो M1 को किसने कॉन्टेक्ट किया हुआ है? M2 ने, तो M2 लगा रहा है, ठीक है। M1 M2 को लगा रहा है, M2 M1 को लगा रहा है। कितना लगा रहा है? M1G। क्या क्या बोल रहे हो? वाले नॉर्मल में M1 M2 वाले नॉर्मल में M1 इंक्लूडेड था ना, इसके लिए पूछ रहा हाँ तो क्या हुआ?
M2 वाले नॉर्मल में M1 इंक्लूडेड। यहाँ तो देखो, ये मैंने एफबीडी हम बनाते क्यों है, एफबीडी क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और किसके इक्वल लग रहा है। तो M1 की एफबीडी बनाए तो M1 पे M1G, तो ये तो अर्थ लगा रही है, अर्थ का सेंटर लगा रहा है, बट इसको नीचे जाने से कौन रोक रहा है, M1 को नीचे जाने से तो M2 रोक रहा है ना। समझ में आया? हाँ, तो M2 लगाएगा नॉर्मल। अगर मान लो M2 नहीं होता तो M1 नीचे जाता अर्थ के पास, तो M1 को नीचे जाने से किसने रोका, M2 ने। कैसे रोका, नॉर्मल लगा के ऊपर की तरफ। समझ में आया? yes, अब बचा थर्ड। पहले ये बना लो, ये बना लो, फिर मैं एक साथ बनाता हूं। सर M2 का मुझे नॉर्मल ऊपर से लगने वाला था, प्लस कैसे हुआ नॉर्मल नहीं समझा। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है, मतलब फोर्स बैलेंस है। समझ में आया? हाँ सर। तो अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, एन डैश। देखो एरो ऊपर की तरफ एरो है ना फोर्स का, और डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, M2G और N, इसलिए दोनों ऐड हो गए। समझ में आया सर्वेश? नहीं। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये ब्लॉक पर नीचे लग रहा है 100 न्यूटन, ये ऊपर लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है, ये लग रहा है 30 न्यूटन और ये लग रहा है 10 न्यूटन। तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 40 इज इक्वल टू 10 प्लस 30। नीचे लगने वाले ऐड हो जाएंगे ना एक साथ। हाँ सर। सो वैसे किया। हाँ, हाँ। लिख लो, हटा दूं जो फोर्स। अरे वेक्टर नहीं पढ़ाया क्या तुमने, दो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं ना, वेक्टर पढ़ाया था ना मैंने, देखा है नहीं देखा तुमने वीडियोस। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, N और M2G। ठीक है, हाँ सर वो याद है। बस तो फिर। हाँ हाँ बोलो। नॉर्मल जीरो क्यों होगा, मान लो तुम अपने सर पे कुछ रख दो, वो कुछ फोर्स नहीं लगाएगा क्या सर के ऊपर, तो वो तो नॉर्मली तो बोलते हैं उसको, अपने सर पे कुछ वेट रख दो, तुम एक ब्लॉक रख दो, वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्या तुम्हारे सर के ऊपर। तो M2 के ऊपर M1 रखा हुआ है, तो वो क्या लगा रहा है, नॉर्मली लगा रहा है ना। कितना, अपने सर पे मान लो तुम कुछ ऑब्जेक्ट रख दोगे तो कितना नॉर्मल लगाएगा वो सर के ऊपर, जितना उसका वेट है। समझ में आया? अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो इधर थर्ड, मुझे M1 और M2 दोनों को एज ए सिस्टम, सिस्टम क्या होता है जिसमें एक से ज्यादा बॉडी हो या एक से ज्यादा पार्टिकल हो, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम। दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान के एफबीडी बनाना है। तो M1 और M2 को मैं एक ही सिस्टम मानना है, ये ऐसे। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। दोनों की एक साथ एफबीडी बनाना है, मतलब दोनों एक ही सिस्टम मानना है दोनों को। समझ में आया? और ये ग्राउंड पर रखे हुए, तो इन पे एक फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, इतना लग रहा होगा ना नीचे। M1 प्लस M2 का वेट कितना होगा, M1 प्लस, और एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, ये वही नॉर्मल है जो ग्राउंड लगा रहा है, एन डैश। ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों रेस्ट पर है ना, क्योंकि तो एन डैश इज इक्वल टू, देखो वही आ गया जो हमने पहले निकाला था,
M1G प्लस M2G। सॉरी, समझ में आ गया? yes sir, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल हो उसको हम कंबाइनली बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, आगे समझ में? देन फोर्थ, ग्राउंड की एफबीडी बनानी मतलब अर्थ की एफबीडी बनानी है। तो देखो अर्थ की एफबीडी बनानी है तो अर्थ को शो करेंगे। अब अर्थ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये दोनों मिलके नॉर्मल लगा रहे होंगे, ये एंडिश, ये M2 ब्लॉक नॉर्मल लगा रहा होगा एंडिश, yes sir, है ना? और ऐसे लगा रहा होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। yes sir, और मुझे ये चीज बताओ, जैसे तुमने ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत अगर पढ़ा, ये मान लो अर्थ है ये, और एक ब्लॉक है एम मास का, है ना? तो अर्थ एम मास पर एम जी फोर्स लगाती है क्या? ये एम मास का ब्लॉक भी अर्थ पर एम जी फोर्स लगाता है? इक्वल अपोजिट होता है ना, दोनों लगाते हैं ना एक दूसरे पे, सेंटर टू सेंटर। sir, सिर्फ अर्थ हम पे नहीं लगाती, हम भी अर्थ पे लगाते हैं। समझ में आया? कितना लगाते हैं? जितना अर्थ हम पे लगा रही है। जैसे ये अर्थ है, ये एम मास का ब्लॉक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। तो अर्थ इस पे कितना फोर्स लगाती है? एम जी। ये भी अर्थ पे एम जी ऊपर लगाता है, बट अर्थ के लिए बहुत छोटा फोर्स है। अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसके लिए इतना सा फोर्स, मान लो एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पे अर्थ कितना लगाएगी? एम जी मतलब 10 न्यूटन। 1 × जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो वो 1 kg का ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे 10 न्यूटन लगाएगा। तो अर्थ के लिए 10 न्यूटन तो बहुत छोटा सा होता है कि नहीं होता है? yes sir, बट फिर भी हमें यहाँ तो शो तो करना पड़ेगा। समझ में आया? तो yes sir, ऊपर की तरफ ये दोनों M1 ऊपर लगा रहा होगा M1G, और M2 ऊपर लगा रहा होगा M2G। दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं ना इसको, इसके सेंटर से। आया समझ में? yes sir, और ये बैलेंस्ड है, तो यहां देख के भी लिख सकते हैं हम, एन डैश इज इक्वल टू क्या होगा? M1G प्लस M2G। सॉरी, लिख लो। हिमांशु तुम क्लास में हो क्या ऑलरेडी? हिमांशु, यस सर। एक सर और, दूसरे मोबाइल से आ रहा हो मोबाइल। हेलो सर। हाँ एक और रिक्वेस्ट आई है हिमांशु से। हाँ सर, वो मैं ही हूँ। डबल क्यों करते हो? सर ये ब्लड चलाने वाले मोबाइल। ओके, बना लिया सबने? yes sir, अब देखो अभी नॉर्मल टॉपिक, हाँ हम पढ़ रहे हैं अभी नॉर्मल के बारे में और एफबीडी के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, सबको दिख रहा है क्या? मुझे भी नहीं कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो, मैं क्लास के जस्ट बाद अपलोड कर दूंगा, उसमें से देख लेना, उसमें क्लीन आएगा मोबाइल के। पढ़े पढ़े चलो ये एक ब्लॉक है,
ये इस पे रखा हुआ है, ये वेज, ये ब्लॉक है। क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ नॉर्मल ऑन ब्लॉक एंड वेज। ड्रॉ नॉर्मल, सिर्फ हमें ये नहीं बताना कितना नॉर्मल लग रहा है, हमें डायरेक्शन बतानी है नॉर्मल की बस। डायरेक्शन बतानी है बस। कितना नॉर्मल लग रहा है वो बाद में बताएं, सीखेंगे। अभी सिर्फ डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। हाँ, यस, देखो ये तो ब्लॉक है, और ये वेज है ना। तो ब्लॉक पर तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, एन, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, इसकी हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल, इतना याद रखो। कितना लग रहा होगा वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। और वेज पर नॉर्मल उसी के इक्वल एंड अपोजिट एंड इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा, इसकी सरफेस। सर थोड़ा डार्क अब दिख रहे हैं। यस सर। बस इतना ही तुम्हें समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के कैसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर। कितना लग रहा होगा वो बाद में सीखेंगे। समझ में आ गया चीज? एमजी cos थीटा होगा। हाँ, वो देखेंगे बाद में, अभी रुक जाओ। mg cos थीटा होगा, m इज मास, वो सब देखेंगे बाद में, थोड़ा थोड़ा करके आगे समझेंगे। समझ में आ गया? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे से परपेंडिकुलर लग रहा होगा और इस पे ऊपर से, मतलब ये ब्लॉक इसको कैसे दबा रहा होगा। किसी भी चीज को हम परपेंडिकुलर ही तो दबाते हैं, समझ में आया? ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसा आएगा? ऐसा आएगा नॉर्मल, और उस पे ऐसे आएगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, मैं लिखवा दूंगा बाद में। व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक बॉडी पर दूसरी बॉडी फोर्स लगाती तो दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स लगाती, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ अभी अभी सिर्फ नॉर्मल की डायरेक्शन बतानी है, और कुछ नहीं करना है। ड्रॉ नॉर्मल ऑन स्फीयर। ये जो स्फीयर है, इस पे कितने नॉर्मल लग रहे हैं उनको ड्रॉ करना है। सर 3 normals are towards the center. यस, उत्कर्ष शर्मा भी है क्या अपने बैच में?
ड्रॉ कर लो तीनों नॉर्मल। देखो स्फीयर पर नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ये स्फीयर है ना, इस पे कहीं पे भी तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे, जैसे कहाँ कहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल हमेशा वहां लगता है जहाँ पे कहीं कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है। तो देखो एक तो रोड इसको ऐसे दबा रही है स्फीयर को, एक ग्राउंड इसको ऐसे ऊपर पुश कर रहा है, और ये वाली वॉल इसको इधर फोर्स लगा रही है, तीनों इसको कॉन्टेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इसको अलग से मैं स्फीयर बना देता हूं। तो एक नॉर्मल तो इसको यहां लग रहा होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, और ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। मैं बोल देता हूं N1। ये क्या है N1, समझ में आ गया सबको। N1 ये किसने लगाया, रोड ने। एक नॉर्मल इस लाइन के अलोंग ऐसे लग रहा है N2, ये साइड वाली वॉल ने लगाया, है ना। एक नॉर्मल ग्राउंड पे भी कांटेक्ट में है, तो इस लाइन पर ऐसे लग रहा है N3। बताओ इसके अलावा और कोई नॉर्मल लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे हैं, बस तीन जगह से कांटेक्ट में ही है ना। फिर सबने फिर से वीडियो ऑफ कर लिया है, वीडियो ऑन कर लो। जल्दी से वीडियो ऑन कर लो। समझ में आ गया नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। अगर स्फीयर हो तो बहुत इजी है, सेंटर की तरफ नॉर्मल होता है अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए रोड पर नॉर्मल किधर लग रहा है, रोड पर नॉर्मल किधर लग रहा है, तो रोड पर ये वाला नॉर्मल लग रहा होगा N1 ऐसे, हाँ इक्वल एंड अपोजिट, ये N1 है ये N1, रोड ने इस पर N1 लगाया, स्फीयर भी रोड पे N1 लगाएगा। समझ में आया, आगे समझ में। सर हाँ सर रॉड के इससे देखो तो नीचे भी तो एंगल लग रहा होगा ना या बेस पे यहां पर, हाँ तो मैंने पूछा ही नहीं ना, मैंने तो स्फीयर पे पूछा है, मैंने पूछा किस पे, स्फीयर पर, ठीक है। यहां पर भी नॉर्मल लग रहा होगा, वो ऐसे लग रहा होगा। समझ में आया। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। म्यूट हो जाओ। ठीक है, अभी तुम सिर्फ स्फीयर का ड्रॉ करो, जिसका पूछा जाए उसका ड्रॉ कर लो बस, ठीक है। और ये लाइन लिख लेना, नॉर्मल ऑन स्फीयर passes through its center, normal on sphere passes through its center। हाँ, या सर्कल भी, रिंग जैसे सर्कुलर रिंग होती है, ठीक है, उस पे भी सेंटर से पास होगा। म्यूट हो जाओ जयेश। लिख लिया। यस सर यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये सब तुम टाइम पास में समझना, ये काम में आएगा सब ये, ठीक है। अभी इजी लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा।
इस रोड पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ड्रॉ नॉर्मल ऑन रोड। ये रोड है जो ग्राउंड पर उस वॉल से रेस्ट पर है। फिर बताओ। हाँ एक नॉर्मल है नीचे वाले हिस्से में परपेंडिकुलर और दूसरा रहेगा ऊपर वाले 135 डिग्री से। नहीं, ये एंगल अभी एंगल मत बोलो, ये 45 डिग्री नहीं है। ऊपर वाला सब हाँ बट वो एंगल 135 कैसे हो वो कंफर्म नहीं है। अगर ये 45 होता तो फिर वो 145 होता। 145। देखो यहां पर तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ये बोल देते हैं N1, है ना। चाहो तो इसको अलग से बना लेते हैं। तो यहां पर ग्राउंड पर तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा N1, है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नॉर्मल ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा या फिर ऐसे लगेगा। बताओ कौन सा सही है, 1 2 3 में से कौन सा सही है। हाँ वैसे मैक्सिमम को 2 सही लग रहा होगा और 2 भी सही है। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि जहां पर भी कंफ्यूजन हो जाए नॉर्मल किधर लग रहा है वहां पर स्फीयर बना दो। एक क्या बना दो, स्फीयर, जो उससे टच होके निकले। तो यहां पर जैसे मैं अगर एक स्फीयर बना दूं, एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया या सर्कल बना दो, और हमको पता है सर्कल में या स्फीयर में नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो इसका सेंटर इधर है। तो अब मुझे बताओ कौन सा नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है, ये वाला या फिर ये वाला। हम्म, ठीक है। तो इस जगह पे नॉर्मल ऐसे लगेगा N2, ये ऐसे लगेगा इस जगह पे नॉर्मल। समझ में आया। उसकी जो एज है, यहाँ पे एज है ना, वो ऐसे नॉर्मल लगा रही, कांटेक्ट फोर्स लगा रही है उसको। ठीक है, लिख लो। जहां पे भी कंफ्यूजन हो वहां पे स्फीयर बना दो। जैसे अगर किसी को यहां भी कंफ्यूजन हो जाए तो यहां स्फीयर बना दो। तो इसका सेंटर इधर है यहां पर, तो सेंटर से पास होगा नॉर्मल, है ना। हटा दूं तो नॉर्मल ड्रॉ करना आ जाएगा सबको। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर परपेंडिकुलर किधर है पता नहीं लग रहा है तो स्फीयर बना दो, उसके सेंटर से पास कर दो। ठीक है, अब लिखो। देखो टोटल न्यूटन्स के 3 लॉज है, 3 लॉज है। सबसे बेसिक जो है वो थर्ड लॉ है, तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम लॉ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। सबसे इजी और सबसे बेसिक लॉ है। ठीक है, लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबको स्टेटमेंट इसका पता होगा पहले से। लिखो एवरी एक्शन, लिखो इसमें एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं इस वॉल को, इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, तो ये एक्शन मान लो इसको तुम, ये एक्शन है। तो क्या वॉल भी मुझे पुश कर रहा है? वो भी कर रहा है ना। समझ में आया क्या। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हो तो वो भी इक्वल में आपको उतना ही फोर्स लगाता है।
आप इसको जितना जोर से मारोगे उतना फोर्स आपको भी लगेगा। फील करके देखा है ना ऐसा? धीरे से मारोगे कम लगेगा, जोर से मारोगे ज्यादा लगेगा। मीन्स एक्शन ज्यादा होगी तो रिएक्शन भी ज्यादा लगेगी। समझ में आया? तो अगर मैं इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी मुझ पे 10 न्यूटन का लगाएगा। मैं 20 का लगा रहा हूं तो ये भी मुझ पे 20 का लगाएगा। समझ में आया? दिस इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? हाँ, तो लिख लो। तो क्या अब इससे मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलूं, क्या कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? कभी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है? क्या आप हवा को पुश कर सकते हो? ऑब्जेक्ट को तो पुश कर सकते हैं, हवा को नहीं कर सकते। क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हो हवा में? नहीं। समझ में आया? सिंगल फोर्स कभी भी नहीं लग सकता। सिंगल फोर्स कभी भी लग नहीं सकता है। हमेशा जब फोर्स तभी लगेगा जब आपको कोई रिएक्शन मिलेगी। जहां पर रिएक्शन मिलती है वहीं हम फोर्स लगा सकते हैं। तो इट मींस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैं इसको पुश कर रहा हूं तभी कर पा रहा हूं जब ये मुझे पुश करेगा। समझ में आया? मान लो मैं एक पेपर को हैंग कर दूं। मैंने एक पेपर को हैंग कर दिया, ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है। क्या मैं इसको पुश कर सकता हूं? ये मुझे रिएक्शन नहीं दे पाएगा। समझ में आया? एक हवा में एक पेपर को लटका दो, उसको हम पुश कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि रिएक्शन नहीं मिल रही। तो फोर्स तभी लग सकता है जब रिएक्शन मिले। एक्शन तभी हो सकती है जब रिएक्शन हो। समझ में आया? लिख लो फोर्स ऑल, इट मींस, ऐसे लिख लो, इट मींस फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। Force always exist in pairs. Force always exist in pairs. अब देखो, जो एक्शन रिएक्शन होती है उनका नेचर भी हमेशा सेम ही होता है। जैसे मैं इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा हूं ना, तो ये रिएक्शन में बदले में ये भी मुझे कांटेक्ट फोर्स ही लगाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने लग जाएगा। समझ में आया? मैंने बोला मैं इस पे एक्शन लगा रहा हूं, दैट इज ए कांटेक्ट फोर्स, मींस नॉर्मल, तो ये भी मुझ पे रिएक्शन में नॉर्मली लगाएगा। एक्स, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम नेचर। उनका नेचर क्या होता है? सेम होता है। एक्शन एंड रिएक्शन शुड बी ऑफ सेम नेचर। ठीक है। एक और चीज मुझे बताओ, एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लगती है, अलग अलग बॉडी पे लगती है? अलग अलग पे लगती है। जैसे मैं एक्शन इस बॉडी पे लगाया, इस पे, ठीक है, रिएक्शन मेरे हाथ पर लगेगी। समझ में आया? एक्शन में इस पे लगाऊंगा तो रिएक्शन मेरे हाथ पे लगेगी। दोनों अलग अलग बॉडी है। आगे समझ में? सिंगल बॉडी पे कभी भी एक्शन रिएक्शन नहीं लगती है। तो लिखो, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें पता है अर्थ एवरी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगाती है? mg। m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस पर कितना लगाएगी? mg, है ना?
इसे अगर आप किसी को भी आप एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं यही एक्शन है तो ये रिएक्शन है, दोनों एक ही टाइम पे लगता है क्योंकि। तो दिस इज एक्शन। क्या इतना ही फोर्स ये एम मास का ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगाएगा ऊपर की तरफ? एम जी, दिस इज रिएक्शन। देखो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। नेचर भी सेम है, दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है और लग भी डिफरेंट बॉडीज पे रहे, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हम बोल सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है। समझ में आया कि एक्शन रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए और डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए। ये चारों कंडीशन होती है एक्शन रिएक्शन की, तो हम बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक और एग्जांपल में देता हूं। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहां पर हर जगह एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, फोर्स लग रहा है मतलब एक्शन भी हो गया और एक्शन भी होगा। तो यहां पे हमें बताना है कि एक्शन रिएक्शन क्या होगा। जैसे अगर मैं एम एम मास की अगर एफबीडी बनाऊं, एम मास की अगर एफबीडी बनाऊं तो एम मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये पहले भी बता चुका हूं। एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर। मुझे बताओ ये नॉर्मल और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? No, sir. Yes, sir. देखो चार कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इक्वल है एन इक्वल टू एम जी, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए है एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, थर्ड नेचर सेम होना चाहिए। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये नॉर्मल, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, नेचर अलग अलग है। चलो नेचर भी छोड़ो, डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए। ये तो एक ही पे लग रहा है, दोनों एक ही पे तो लग रहे हैं। तो नेचर भी अलग है और बॉडी भी एक ही बॉडी पे लग रहा है, इसलिए तो मैंने लिखवाया आपको पहले कि एक्शन रिएक्शन पेयर ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो एक्शन उस पे लगा और फिर रिएक्शन मेरे हाथ पे लगेगा, दोनों अलग अलग बॉडी है। समझ में आया? तो ये तो एक ही बॉडी पे लग रहा है ना, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। आया क्या समझ में? यहां तक समझ में आ गया? हाँ बोलो। सर एमजी तो नीचे लग रहा है ना, हाँ तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, एक्शन वहां पे हुआ और रिएक्शन ऊपर हुआ। लग तो एक ही बॉडी पे रहा है ना, जैसे मैंने इसको फोर्स इस पे लगाया तो एक्शन मुझ पे होना चाहिए ना, रिएक्शन मुझ पे होना चाहिए ना। तो एमजी भी एम मास की बॉडी पे लग रहा है और नॉर्मल भी इसी पे लग रहा है। समझ में आया? अब ये तो दोनों एक्शन है, इनकी रिएक्शन में बताता हूं रिएक्शन कहां है इनकी। ये तो दोनों एक्शन है। अब देखो अगर अब ग्राउंड की एफबीडी बनाओ, ग्राउंड की, ग्राउंड मतलब अर्थ की। तो देखो अर्थ एम मास के ब्लॉक को एमजी से नीचे खींच रही है, तो एम मास का ब्लॉक भी तो अर्थ को ऊपर खींचेगा एमजी से, तो एक एमजी ऊपर लग रहा होगा। समझ में आया? Yes, sir. है ना? अब देखो, देखो अर्थ एम मास के ब्लॉक को नॉर्मल ऊपर लगा रहा है, नॉर्मल इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स, तो एम मास का ब्लॉक भी तो अर्थ को नॉर्मल नीचे लगाएगा, वही कॉन्टेक्ट फोर्स। तो एक नॉर्मल ऐसे नीचे लगेगा। ये ग्राउंड की एफबीडी है अर्थ की। मुझे बताओ ये नॉर्मल और ये एमजी एक्शन रिएक्शन है क्या? मुझे बताओ ये एमजी और ये एमजी एक्शन रिएक्शन है क्या? Yes, sir. ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। देखो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं और नेचर भी उनका सेम है। समझ में आया? इक्वल एंड अपोजिट भी है। आगे समझ में?
अरे यहाँ भी तो देखो, इधर ये mg से इसको नीचे लगाया तो mg इसने ऊपर लगाया, ये एक्शन रिएक्शन वही तो है यहाँ पे भी। और वैसे नॉर्मल भी लगता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को कांटेक्ट करती है तो दोनों नॉर्मल लगाते हैं एक दूसरे पे। तो ये दोनों तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांटेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी लग रहा है देखो, समझ में आया। और ये दोनों नॉर्मल है, ये कब लगता है, जब कांटेक्ट हो। ये इस केस में नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है, समझ में आ गया। लिखो। loss of weight, ये एग्जांपल का ग्रुप पे फोटो भेज दो ना। यार मैंने बोला हुआ है मेरा फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, फ्लाइट मोड पर है, मैं उसको लाऊंगा तो रिकॉर्डिंग कैसे करूंगा। कोई और भेज दो। सर जो थर्ड वाला एग्जांपल है उसमें उससे एडिट कर दो। कौन सा, ये वाला? सर काफी ये दोनों एक ही है, ये पूरा एक ही, दो ही तो एग्जाम्पल, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन था ड्रॉ नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर्स, क्वेश्चन लिख लो ड्रॉ एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंफ्यूजन होता है, सब समझ लेते हैं कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, जबकि ये दोनों नहीं है। नॉर्मल एमजी एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते, वो तो एक ही बॉडी पे लगे। एमजी का एमजी होगा, नॉर्मल का नॉर्मल होगा, ठीक है। हटा दूं? हम्म loss of नेक्स्ट लिखो टेंशन। देखो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, देन कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स में हमने नॉर्मल पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल में हमने वेट पढ़ लिया, ठीक है। नॉर्मल के बाद आप लिखो टेंशन, फर्स्ट एंड सेकंड रो वो पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम सारे नॉर्मल, टेंशन, इन सब की डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं। नॉर्मल की सीख ली हमने, अब टेंशन। देखो टेंशन जनरली कौन से टाइप का फोर्स है, इट इज ए पुलिंग टाइप ऑफ फोर्स। जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं स्ट्रिंग से, पुल करते हैं, तो वहां पर टेंशन फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक को मैं खींच रहा हूं तो ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड वाले ब्लॉक को खींचेगा इधर, तो स्ट्रिंग के थ्रू खींच रहा है। किसके थ्रू खींच रहा है? स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, स्ट्रिंग क्या हो जाती है? टाइट। उसमें एक फोर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं टेंशन। समझ में आया? एंड टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, हमेशा पुल करने में काम में आता है फोर्स। समझ में आया? क्या आप ऐसे ऐसे टेंशन ला सकते हो स्ट्रिंग के अंदर, फोर्स उल्टा लगाओ तो नो सर स्ट्रिंग तो ढीली आ जाएगी, उसमें टाइट, वो टाइट होगी क्या ऐसे? समझ में आया? सो टेंशन तभी आती है जब हम पुल करते हैं, जब पुश करते हैं तब नहीं आती, ठीक है। सो लिखो, और टेंशन भी कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स ही होता है,
और कॉन्टेक्ट टाइप ऑफ फोर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, है ना, बॉन्ड के थ्रू ही तो लगता है फोर्स भी, बॉन्ड्स के थ्रू। सो लिखो टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ए पुलिंग फोर्स, जब पुल करते हैं तभी आता है, एंड ए पुलिंग फोर्स। टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ए पुलिंग फोर्स। लिखा यहां तक। नेक्स्ट लाइन में लिखो it acts between the particles of the string, it acts between the particles of the string and object attached to the string, and object attached to the string। पार्टिकल के बारे में एंड ऑब्जेक्ट अटैच्ड, स्ट्रिंग से जो ऑब्जेक्ट अटैच होता है, एंड ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। ठीक है। अब देखो अगर स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगी, जब स्ट्रिंग टाइट होगी या लूज होगी? टाइट होगी। तो नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख लो, नेक्स्ट लाइन में ये भी लिख लो, फॉर टेंशन टू एक्ट इन द स्ट्रिंग, फॉर टेंशन टू एक्ट इन द स्ट्रिंग द स्ट्रिंग शुड रिमेन टाइट। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? टाइट होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो हमने कंस्टेंट मोशन में भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल, पढ़ा था ना। यहां पे भी लिख लो, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस। मासलेस क्यों चाहिए वो अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी लिख के रखो, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। So losses and इनएक्सटेंसिबल, सर समझाओ। इनएक्सटेंसिबल तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक ब्लॉक चल रहा है उसके साथ साथ दूसरा भी चल रहा है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाए तो फिर वो कांस्टेंट मोशन में, आपको बताया था, दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी, है ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। और मासलेस अभी मैं बताऊंगा, वाई इट शुड बी मासलेस वो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, तो टेंशन क्या होता है तो मैंने बता दिया, स्ट्रिंग में लगता है जब हम पुल करते हैं। किधर टेंशन लगती है हमें देखना है, और कितनी लगती है वो भी देखेंगे बाद में। सो सबसे पहले हम देखते हैं किधर टेंशन लगेगी। तो जैसे मान लो ये एक स्ट्रिंग है, अभी इसमें कुछ भी हैंग नहीं किया हुआ है, तो ये टाइट होगी क्या? नहीं, मतलब इसमें टेंशन नहीं है अभी, है ना। अब जैसे मैं इसमें एक ब्लॉक हैंग कर दूंगा, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूंगा, तो स्ट्रिंग को टच करके देखोगे तो बहुत टाइट हो जाती है। जैसे मान लो किसी स्ट्रिंग में बकेट को आपने लटकाया हुआ है, फिर उसको टच करके देखो, टाइट हो जाती है, मतलब उसके अंदर वो फोर्स आ गया जिसको हम बोलते हैं टेंशन। समझ में आया? तो अगर मैं इस एम मास की एफबीडी बनाऊं, एफबीडी ऑफ एम मास, तो मुझे बताओ एम मास पर एक तो एम जी नीचे लग रहा होगा,
नीचे लग रहा होगा ना, यस सर, यस ये पुल कर रहा है स्ट्रिंग को, बट ये एम मास नीचे जा रहा है क्या, रेस्ट पर है ना, ये तो नो सर, ये रेस्ट पर है, मतलब एक और फोर्स इसके इक्वल ऊपर लग रहा होगा। समझ में आया? वो कौन सा फोर्स है? टेंशन, वो टेंशन है। टेंशन का सिंबल है कैपिटल टी, और ये इस पे ऊपर लगेगा। किसने लगाया पूछा जाए तो स्ट्रिंग ने लगाया। स्ट्रिंग हाँ, स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा, किसमें? स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा ना। हाँ, स्ट्रिंग भी टाइट हो जाएगी, स्ट्रिंग में भी टेंशन है, बट स्ट्रिंग अपने साथ जो ब्लॉक अटैच्ड है उस पे भी लगाती है, वरना तो ब्लॉक नीचे चल जाएगा ना। समझ में आया? तो क्या एक्शन रिएक्शन हो गया ना, ये मैं पूछने ही वाला था, क्या ये एक्शन रिएक्शन है? ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। अरे mg का रिएक्शन तो अर्थ पे लग रहा है, अर्थ इस पे mg नीचे लगा रहा है, ये अर्थ पे ऊपर mg लगा रहा है, वो इसका रिएक्शन है। ये तो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं ना दोनों, अभी समझाया तो था मैंने। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सर तो इसमें रिएक्शन टेंशन वाला टिप पे होगा, हाँ, ऊपर होगा वो, ऊपर होगा वो, ठीक है, समझ में आया? अब देखो इधर, हमेशा याद रखो एक ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन नहीं होता है कभी भी, ठीक है। अब देखो तो ये टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी इसमें, इस पॉइंट पर, स्ट्रिंग के अंदर ऊपर की तरफ होगी, यहां पर, और ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होती है, सेम। तो हर जगह यहां पे टेंशन टी 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 होगी, तो यहां पर कहां होगी, इस जगह किधर होगी टेंशन। मान लो आपने एक ब्लॉक को स्ट्रिंग के थ्रू लटका दिया छत से, फ्लोर से, तो वो ब्लॉक और स्ट्रिंग मिलके रूफ को किधर खींच रहे हैं, नीचे की तरफ। मान लो मैं स्ट्रिंग से लटक जाऊं छत पे ऐसे पकड़ के, तो मेरे वेट की वजह से स्ट्रिंग में जो टेंशन आई, वो स्ट्रिंग मेरी रूफ को किधर फोर्स लगाएगी, नीचे या ऊपर? तो यहां पर टेंशन नीचे लगेगी। समझ में आया? और कितनी लगेगी, mg के इक्वल। ये टेंशन कितना लग रही है, mg के इक्वल। तो यहाँ पे भी मतलब पूरी जगह टेंशन mg के इक्वल लगेगी, जितना वेट लगाया आपने उतना लगेगी। m मास का वेट ऑब्जेक्ट लगाया तो mg वेट है, तो टेंशन कितनी आ जाएगी स्ट्रिंग में, mg। समझ में आया? यस सर, यस सर, हम्म। और सर स्ट्रिंग के सेंटर पे जो टेंशन होगा उसका क्या डायरेक्शन होगा, हर जगह सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो टेंशन कैसी होती है, पुलिंग फोर्स होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी, जैसे स्ट्रिंग को मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताऊं, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो हर पार्टिकल को टेंशन पुल करती है। तो जैसे इस पार्टिकल को देखें, तो यहां पर टेंशन इसको नीचे, एक टी ऊपर नीचे कर रही होगी, एक टी ऊपर कर रही होगी, ऐसे पुल करती है। समझ में आया? अब देखो मैंने बोला कि टेंशन मासलेस क्यों होती है, सॉरी, स्ट्रिंग मासलेस क्यों ली हमने, हम स्ट्रिंग को मासलेस क्यों मानते हैं, ये देख लो एक बार। देखो सबसे पहले तो यहां देखो, अगर स्ट्रिंग में कुछ मास होता, जैसे मान लो इसका मास है, यहां पे देखो, जैसे मान लो ये 5 kg का ब्लॉक है, तो इस पे 50 न्यूटन तो नीचे लग रहा होगा, है ना। यहां पर टेंशन कितनी लग रही होगी, 50 न्यूटन, इसके इक्वल, तभी तो रेस्ट पर आएगा ये नीचे, वरना तो नीचे चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, अब ये मत बोलना ये इक्वल एंड अपोजिट है तो एक्शन रिएक्शन है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है, ये तो एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, इनका नेचर भी अलग अलग है। समझ में आया?
अरे इसका रिएक्शन तो अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा 50 न्यूटन ऊपर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन है, और इसका एक्शन रिएक्शन ऊपर से लगेगा ऐसे। समझ में आया? यस सर। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रिंग, इसका मास है 1 kg, स्ट्रिंग का मास कितना है 1 kg, तो मुझे बताओ यहां पर टेंशन कितनी होगी, रूफ पर कितनी होगी टेंशन, 50 या 60? हाँ क्यों? क्योंकि रूफ पर तो, इस जगह तो देखो, इस पॉइंट पर तो ओनली 5 kg का मास है, बट ऊपर वाले पॉइंट पर 5 + 1 6 kg लटका हुआ है, जितना केजी लटकाओगे उतना ज्यादा फोर्स आएगा, तो यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी, टी डैश 60 न्यूटन। तो यहां 50, यहां 60, जैसे जैसे आप स्ट्रिंग में ऊपर जाओगे टेंशन 50 से 60 बढ़ती जाएगी, सेम नहीं होगी। समझ में आया क्या? हाँ हाँ, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रिंग का मास ऐड होते जा रहा है, इसलिए हम स्ट्रिंग को क्या मानते हैं, मासलेस, ताकि दोनों जगह टेंशन, मान लो स्ट्रिंग का मास मासलेस मतलब 0, तो यहां पर भी फिर टेंशन 50 हो जाएगी, तो मैं बोल दूंगा दोनों जगह टेंशन सेम है, तो मैं बोल दूंगा पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। एक स्टेटमेंट आया कि टेंशन रिमेन सेम थ्रू फुल स्ट्रिंग, क्या ये हमेशा सही है या फिर फॉर मासलेस स्ट्रिंग सही है? हाँ, इसलिए मैंने लिखवाया कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, मास वाले स्ट्रिंग, मास वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, वो कैसे करेंगे वो भी सिंपल ही है, बट मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में स्ट्रिंग कैसी होगी, मास। देखो मास हो तो भी निकालने में कोई दिक्कत है क्या, निकाल दिया ना हमने। समझ में आया? बट 99% क्वेश्चन में स्ट्रिंग मासलेस होती है, ताकि इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाए, सेम। आया समझ में? इसलिए मैंने लिखवाया स्ट्रिंग इज मासलेस, है ना? तो एक स्टेटमेंट ऑफ, एक और लिख लो, ये वाला एग्जांपल लिख लो, 1 kg वाला एग्जांपल लिख लो, यहां पर टेंशन हो जाएगी 60 न्यूटन। ठीक है, फिर मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो लिख लो। लिख लिया? हम्म, सर ये स्ट्रिंग मास वाली है, इसलिए इसका 60 होगा। हाँ, इसका मास 1 kg है ना, अगर 0 kg होता तो यहां पर भी 50 न्यूटन ही आता। 50 आ जाता, हाँ। हाँ, वैसे तुम ये मत बोलना कि मासलेस स्ट्रिंग कैसे हो सकती है, ऐसा रियल में नहीं, हम यहाँ पे मानते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग में मास होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता तो है। तो अगर गिवन है, अगर आपको स्ट्रिंग का मास गिवन है तो आपको मानना है, नहीं गिवन है तो मासलेस स्ट्रिंग है। 99% क्वेश्चन में मास नहीं गिवन होता है, तो मासलेस ही मानना है। ये किया ना अभी, कैलकुलेट किया तो सही, 60 आया ना। मास मान, मास जो है वो, हाँ, स्ट्रिंग का मास लेके कैलकुलेट कर लो। ठीक है, लिख लिया? यस सर। अब लिख लो एक लाइन में, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, टेंशन इज सेम, टेंशन इज सेम अक्रॉस, अक्रॉस द फुल स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। सर अगर रिपीट करो ना। if string is massless, if string is massless, tension is same across full string,
अभी मैक्सिमम बच्चों ने तो वीडियो ऑफ ही किया हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? वीडियो ऑन करो जल्दी। सर पहले क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है कैमरा ऑन करके और क्या नहीं नहीं, कोई ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऑन करो। फिर सब ऐसे बोलने लग जाएंगे। ऑन कर लो वीडियो, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये दो ब्लॉक है, बी और ए, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूं ए ब्लॉक को, तो ए बी को करेगा, है ना। यस सर। तो स्ट्रिंग में कैसे करेगा? टेंशन के थ्रू स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, जैसे यहां पर हुई थी। इसमें भी स्ट्रिंग टाइट हो गई थी ना, टेंशन आ गई थी, वैसे इसमें भी टाइट हो जाएगी। समझ में आया? अब अभी फिलहाल हमें ये सीखना है कि टेंशन आएगी कितनी आएगी, ये नहीं सीखना है, मैग्नीट्यूड अभी नहीं सीखना, अभी हमें डायरेक्शन सीखना है कि टेंशन दोनों ब्लॉक पर किधर लगेगी। स्ट्रिंग दोनों ब्लॉक पे टेंशन लगाएगी, ऐसा थोड़ा ना होगा एक ही ब्लॉक पे लगाएगी। समझ में आया सबको? यस सर। जैसे ये वाली स्ट्रिंग ने नीचे एम मास के ब्लॉक को भी लगाया था ऊपर की तरफ, और ऊपर रूफ को भी लगाया था नीचे की तरफ, लगाया था कि नहीं लगाया था? दोनों तरफ स्ट्रिंग फोर्स लगाती है, तो इन दोनों पे भी लगाएगी, तो हमें ये पता लगाना है किधर लगाएगी। मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, कितना लगाएगी ये बाद में निकालेंगे, अभी डायरेक्शन सीखना है। जैसे हमने नॉर्मल की डायरेक्शन सीखी कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, वैसे टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी वो देखना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को खींचूंगा तो ये बी ब्लॉक क्या चाहेगा? ए को रोकना या ए को चलाना? रोकना। इसका इनर्शिया है ना, ये चुपचाप रेस्ट पे बैठा हुआ है। अगर इसको ए ब्लॉक चलाएगा तो ये अपोज करेगा ना इनर्शिया की वजह से, इसके मास की वजह से। तो इस पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन किधर लगेगी? बी की तरफ। ये कौन लगा रहा है? ये वाली टेंशन किसने लगाई? ए पर। बी ने लगाई है, स्ट्रिंग के थ्रू लगाई है। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बी ने रोका ना इसको टेंशन लगा के। अगर मान लो मैं स्ट्रिंग कट कर दूं, अब लगा पाएगा क्या? तो किसने लगाया? बी ने लगाया। समझ में आया? अब इसी के इक्वल और ऑपोजिट बी पर भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि तुम ए को इधर खींच रहे हो तो बी भी इधर चलेगा स्ट्रिंग के साथ साथ। तो बी को कौन चला रहा है? बी राइट में चल रहा है या लेफ्ट में? राइट में। कौन चला रहा है? स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग मतलब टेंशन। तो बी पर राइट राइट में चल रहा है तो राइट में टेंशन लगेगी। समझ में आया? आगे समझ में? इसको क्या बोलूं मैं? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। है तो टेंशन स्ट्रिंग के थ्रू लग रहा है, बट किसने लगाया इस पे? ए ने लगाया। ए ही तो खींच रहा है बी को, ए को कोई और खींच रहा है, फिर बी को ए खींच रहा है। समझ में आया? और कितना है ये बाद में देखेंगे। एक और एग्जांपल देखो। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, रेस्ट पर है ना। अगर मैं ये स्ट्रिंग को कट कर दूं तो ये ब्लॉक उधर चला जाएगा, है ना। तो मुझे मतलब इस स्ट्रिंग ने इसको रोका हुआ है, तो ये स्ट्रिंग मान लो टेंशन लगा रही है T1, तो इधर ही लगा रही होगी ना। और इस पॉइंट पर उतनी टेंशन T1 इधर लगा रही होगी। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है।
समझ में आया? हम क्या सीख रहे हैं, डायरेक्शन निकालना। तो इस वाली स्ट्रिंग में तो इस एंड पर तो इधर लग रही है और इस एंड पर इधर अंदर की तरफ। आया समझ में? आ गया? अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये ब्लॉक उधर गिर जाएगा, बिकॉज mg नीचे लग रहा है ना, उधर गिर जाएगा। समझ में आया? नीचे। तो मतलब इस स्ट्रिंग ने इसको रोका हुआ है, तो स्ट्रिंग में टेंशन इस पॉइंट पे कैसे लग रही होगी? ऐसे मान लो ये T2 है और इस पॉइंट पर ऐसे। समझ में आ गया? स्ट्रिंग की डायरेक्शन निकालना, टेंशन की डायरेक्शन निकालना, सॉरी। हाँ, अब देखो तुम तीनों एग्जाम्पल देखो, तो तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में स्ट्रिंग में टेंशन अंदर की तरफ लगती है। देखो इसमें भी ऐसे अंदर लग रही है दोनों पॉइंट पे, इसमें भी अंदर लग रही है, इसमें भी अंदर लग रही है, और इसमें भी। चारों स्ट्रिंग में अंदर की तरफ टेंशन लगती है, दोनों एंड, स्ट्रिंग के दोनों एंड से अंदर की तरफ लगती। समझ में आया? बस यही तो याद रखना है, तो इतना दिमाग भी नहीं लगाना फिर बाद में। तो अभी तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, बट जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम देखते ही लगा दोगे स्ट्रिंग में टेंशन किधर लग रही है। अंदर की तरफ लगती है हमेशा। स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लगती है कि वो अपनी लेंथ को कम करना चाहती है और दोनों ऑब्जेक्ट को पुल, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए पुलिंग फोर्स, इधर भी एक ऑब्जेक्ट है इधर भी एक ऑब्जेक्ट है, और अगर स्ट्रिंग टाइट है तो हमेशा ऐसे पुल कर रही होगी अंदर की तरफ। समझ में आया? लिख लो। तो सबको नॉर्मल और टेंशन की डायरेक्शन निकालने में कोई डाउट तो नहीं है ना? नॉर्मल और टेंशन की डायरेक्शन निकालने में। सर ये ऊपर वाले डायग्राम में अगर स्ट्रिंग मास वाली होती तो भी फर्क नहीं पड़ता ना। अगर स्ट्रिंग मास वाली होती ना तो इधर टेंशन ज्यादा होती, इधर कम होती, अलग अलग टेंशन आती। ठीक है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, मास वाले भी करेंगे, ठीक है, तब तुम्हें पता लग जाएगा। सर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, मतलब स्ट्रिंग कितना टेंशन झेल सकती है और कभी वो कितने सेकंड में वो कट हो सकती है। ऐसे नहीं आते, स्ट्रिंग में दिया होता है कभी कभी आपको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये स्ट्रिंग इतने टेंशन में ब्रेक हो जाएगी। इतना टेंशन अगर उसमें आ जाए तो ब्रेक। हर स्ट्रिंग की एक लिमिट होती है कि जैसे आपने 500 न्यूटन से ज्यादा लगा दिया तो टूट जाएगी। ठीक है, तो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। लिख लिया? ओके सर। हटा दूं? तो देखो अभी तक हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है ना? उसके अलावा हमने फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो समझा है, एंड हमने ये तीन फोर्स के बारे में पढ़ा है, mg, नॉर्मल और टेंशन। इन तीनों की हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया। किसी को डाउट है इन तीनों की डायरेक्शन में? mg की तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है, नॉर्मल की परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट होती है, और टेंशन की स्ट्रिंग के अलोंग अंदर की तरफ होती है। समझ में आ गया?
So there are multiple. क्या समझ में आ गया तक? There are both land. सबको हो रहा है क्या? नो सर। ठीक है। अब देखो इन तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हमें सीखना है, तीनों की डायरेक्शन निकालना तो हमें आ गई, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखने के लिए हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ काम में लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसलिए पढ़ेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा, एम जी, नॉर्मल और टेंशन, इनका डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया, उसके लिए फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की इतनी जरूरत नहीं, बट मैग्नीट्यूड निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो तो सीख लिया हमने, उसके लिए फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ हमें आना चाहिए। तो लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो ये लॉ क्या बोलता है, आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कि जैसे मान लो मैंने बोला कि एक कोई बॉडी रेस्ट पर है, इसको आपको मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, विदाउट फोर्स ये चल सकती है क्या? नहीं। तो मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगी, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट। समझ में आया? या फिर हाँ, जब तक कोई फोर्स यूज नहीं होता, या फिर एक कोई दूसरी बॉडी है वो इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रही है विद सेम स्पीड, जैसे 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो अगर आपको उसको 6 मीटर पर सेकंड भी करना है या फिर 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट से 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ भी करना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। मतलब आपको स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है या फिर डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। सो अगर if a body is at rest then it will be at rest, or if a body is moving with constant speed in a particular direction it will move with the same speed in that direction until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये बात, ये इसमें समझाने का क्या है, ये तुम्हें भी पता है, समझ में आया? ये फर्स्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसको मैं मैथमेटिकली क्या बोलूं, पहले तो स्टेटमेंट लिखो इसका, पहले तो स्टेटमेंट लिखो, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will remain at rest, if a body is at rest it will remain at rest, or if a body is in motion, or if a body is in motion it will be in motion, it will be in motion with same speed along same direction, with same speed along same direction until or unless there is no external unbalanced force applied on it, there is no external unbalanced force applied on it। अब देखो एक तो फोर्स लगना चाहिए एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स से बॉडी नहीं चलती, जैसे इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, है ना? इस बॉडी के अंदर भी बहुत सारे, अंदर तो बहुत सारे लग रहे होंगे ना, इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को लगा रहे होंगे, वो सब तो इंटरनल फोर्स है।
समझ में आया क्या? जैसे मार्कर, इसके अंदर भी तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ये चलेगा क्या उनसे? हाँ सर। इसके अंदर के जो मोलिकुलर फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स से कभी भी ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा है एक्सटर्नल। समझ में आया? इंटरनल फोर्स का सम हमेशा जीरो होता है, इसलिए बॉडी नहीं चलती है। इसके अंदर जितने भी इंटरनल फोर्स लग रहे हैं ना, उनका सम हमेशा जीरो होता है, इसलिए बॉडी इंटरनल फोर्स से नहीं चलती है। ठीक है, तो कैसा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल। और फिर मैंने लिखा अनबैलेंस्ड। मैंने क्या बोला? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड क्यों बोला? मान लो कि ये बॉडी पर इधर मैंने 10 न्यूटन लगाया और इधर भी मैंने 10 न्यूटन लगाया, तो बैलेंस है दोनों, ये चलेगी क्या? नो सर। ये रेस्ट पर ही रहेगी। मान लो कोई मुझे एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से, मैं यहीं पे रहूंगा अगर दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं, तो कैसा लगना चाहिए? अनबैलेंस्ड। अब ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो जिधर ज्यादा लग रहा है उधर चलेगी बॉडी। समझ में आया? So if a body is at rest, it will be at rest, or if a body is in motion, it will be in motion with same speed along same direction until or unless there will be external force applied. समझ में आया? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली क्या बोलूंगा? if F net external force on the body is zero, है ना? नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट मतलब अगर मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका सम जीरो आ रहा है, बहुत सारे मतलब जैसे F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, अगर ये सब जीरो हैं, तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और अगर चल रही है, हाँ, तो चलती रहेगी ना तो नो चेंज इन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। कब होगा ऐसा? if F net on the body is zero, net force on the body is zero, है ना? तो मीन्स F1 मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लो 4-5 फोर्स लग रहे हैं, सब अगर कैंसिल हो रहे हैं, मतलब सबका सम इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, चल रही है तो उतनी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसका। समझ में आया? इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है। सबको हो रहा है? नो सर। नो सर। लिख लिया? यस सर। अब देखो, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर जीरो लग रहे हैं, अगर किसी बॉडी पर कोई मतलब फोर्स तो लग रहे हैं बट उनका सम जीरो हो, मींस नेट फोर्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज जीरो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, ये बॉडी भी इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर हो तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसको भी, वो भी इक्विलिब्रियम में होती है। ऐसा कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो। तो टॉपिक लिखो इक्विलिब्रियम। सर वापस एक बार बताइए। अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज आर इक्वल टू जीरो, देन द कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, लिखो इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इक्विलिब्रियम लिखो, फिर उसमें लिखो इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, then the body is said to be in equilibrium.
फिर से लिखना है ये, इसके बाद लिखना इफ, ऐसा कब होगा, इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इज जीरो, तो मतलब बॉडी होती है इक्विलिब्रियम में, बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में। अब ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब अगर बॉडी रेस्ट पर है और उस पर फोर्स भी जीरो है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जैसे ये वाला एग्जांपल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एफ नेट भी जीरो होता है और वेलोसिटी भी जीरो होती है, मतलब बॉडी रेस्ट पर होती है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और उस पर नेट फोर्स जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, कौन से इक्विलिब्रियम में, कौन से इक्विलिब्रियम में। एंड सेकंड उसका एग्जांपल है ये, देन सेकंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स तो जीरो ही हुआ, नेट फोर्स तो जीरो ही है एंड वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी चल रही है एंड इक्विलिब्रियम में, चलती हुई बॉडी भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है इफ उस पे नेट फोर्स जीरो, समझ में आया। तो अगर मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, डायनेमिक। और अगर रेस्ट वाली बॉडी इक्विलिब्रियम में तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक रेस्ट पर और एक मोशन में। तो डायनामिक के एग्जांपल बताइए। ये है ना नीचे, ये इसी का एग्जांपल है कि एक बॉडी, जैसे एक कार चल रही है कांस्टेंट स्पीड से सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकंड से सीधे सीधे चल रही है, मतलब ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो ही लग रहे हैं। समझ में आया। ओके सर। हाँ। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसकी स्पीड या तो बढ़ जाती या कम हो जाती या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो कोई भी बॉडी सीधे सीधे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जैसे एक कार ईस्ट की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझ में आया। तो दोनों केस में नेट फोर्स तो जीरो ही होता है, बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है चाहे स्टैटिक हो या डायनेमिक, इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है। अब देखो मतलब फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है इक्विलिब्रियम वाली, बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। बॉडी कैसी होती है, फर्स्ट लॉ मतलब फर्स्ट लॉ का मीनिंग ही क्या है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल बी एट रेस्ट, और इफ ए बॉडी इज मूविंग इन मोशन इट विल बी इन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन until and unless f net on the body is zero, net force on the body is zero। तो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बॉडी पर नेट फोर्स क्या होता है, हमेशा जीरो, और बॉडी किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में। समझ में आया। तो अब लिखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, टॉपिक लिखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, मींस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन है कि 5 केजी एट रेस्ट, 5 केजी रेस्ट पर है दो स्ट्रिंग के साथ, मींस इक्विलिब्रियम में। हमसे पूछा है फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 T2, निकालोगे या मैं बताऊं।
हाँ एंगल एंगल नहीं गिवन है, एंगल दे देता हूँ मैं, ये वाला 37 डिग्री। हुआ? चेक करते हैं। देखो 5 kg की एफबीडी बनाओ। सबसे पहले तो मुझे बताओ इनमें टेंशन किधर लग रही होगी? इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T2 इधर लग रही होगी और इस इधर T2 इधर लग रही होगी। टेंशन निकालने में कोई डाउट है क्या? डायरेक्शन डायरेक्शन हम पहले से ही सीख चुके हैं। यहाँ पर T1 इधर लग रही होगी और इस जगह T1 ऐसे लग रही होगी। सॉरी, समझ में आ गया? अब 5 kg की एफबीडी बनाते हैं। तो 5 kg को हम एक पॉइंट मास भी मान सकते हैं। तो ये 5 kg है, इसका मास है 5 kg। तो देखो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है 50 न्यूटन, है ना? m इंटू जी, मास 5 इंटू जी 10, 50 न्यूटन। एक ये टेंशन भी 5 kg पर ऐसे लग रही है T2, और एक टेंशन ये T1 ऐसे लग रही है एट एंगल 37 डिग्री। समझ में आया? ये 3 फोर्स के अलावा और कोई लग रहा है क्या चौथा? हाँ। अब देखो ना तो बॉडी ऊपर जा रही है, ना नीचे, ना राइट में, ना लेफ्ट में। मतलब राइट लेफ्ट वाले फोर्स भी बैलेंस है और ऊपर नीचे वाले फोर्स भी बैलेंस है कि नहीं है? तो देखो ये राइट में लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, बट ये इंक्लाइन लग रहा है। तो जितने भी इंक्लाइन फोर्स लग रहे हैं उनके कंपोनेंट ले लो, ठीक है? तो इसके अगर मैं कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये T2 और ये 50। मतलब T1 का ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? T1 sin 37। कंपोनेंट लेना पहले से आता है ना वेक्टर के। ये T1 इधर लग रहा है तो ये वाला कंपोनेंट T1 sin 37 आएगा, ये वाला T1 cos 37। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? T1। अब देखो T1 sin 37 इज इक्वल टू 50 लिख दूं। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल, क्योंकि ये रेस्ट पर है, ना ऊपर जा रही ना नीचे, मतलब टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो क्या लिखूंगा? T1 sin 37 इज इक्वल टू 50। sin 37 कितना होता है? 3/5। तो 5 उधर चला जाएगा तो 50 इंटू 5/3, मतलब 250/3 न्यूटन। समझ में आ गया? टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गई। वैसे ही T2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? T1 cos 37। T1 कितना है? 250/3। cos 37 होता है 4/5। 5 से ये 50 टाइम्स, तो कितना आएगा? 200/3। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, इसमें क्या एफबीडी बना के फोर्स बैलेंस करने।
दोनों फोर्स बैलेंस कर दिए ना हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है। जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो फोर्स बैलेंस हो जाते हैं। समझ में आया? हम्म। हटा दूं? नो सर। क्वेश्चन हटाया बस। Find F such that 10 kg block is in equilibrium. सर मास 10 kg लिखा है ना? हाँ, मास 10 kg। और एंगल 37। हाँ, 37 डिग्री। सर 500 बाय 300। चेक करते हैं। देखो 10 kg ब्लॉक को ऐसे वॉल के अगेंस्ट ही, जैसे वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है, तो ऐसे फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। तो इस 10 kg ब्लॉक की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, ठीक है, 10 kg ब्लॉक की, तो 100 न्यूटन तो नीचे लग रहा होगा, इसका वेट है ना। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। ये फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो एक कंपोनेंट तो ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, दोनों तरफ से एक्स और वाई दोनों में। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कोस 37, और ये वाला कितना आएगा, है ना। अब ये देखो रेस्ट पर है, ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पर है, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। यस सर। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? फोर्स बैलेंस होने चाहिए ना। सर वॉल का नॉर्मल, तो वॉल ऐसे नॉर्मल लगा रही होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड नॉर्मल, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल बाय वॉल, तो नॉर्मल तो एफ कोस 37 के इक्वल हो जाएगा। पहले तो फोर्स निकालते हैं, तो क्योंकि बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट,
तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स है F sin 37 इज इक्वल टू डाउनवर्ड है 100, तो F इज इक्वल टू होगा 100 इंटू 5/3। sin 37 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर तो ये आ गया 500/3 न्यूटन लगाना पड़ेगा हमें फोर्स, है ना। और नॉर्मल किसके इक्वल होगा? नॉर्मल होगा F cos 37 के इक्वल। समझ में आया? सो नॉर्मल होगा F कितना है 500/3 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5, तो 5 से 100 टाइम्स, तो 400/3 न्यूटन। समझ में आ गया? डन। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नो सर, नो सर। लिख लो लिख लो।